आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप एएमटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि एएमटी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, किन पर्सन्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, क्या रेट जो है इसका डिफ़ाइन किया गया है इनकम टैक्स के अंदर। तो चलिए सारी चीज़ों को जो है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड जो है क्लियर करा देता हूँ कि एएमटी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। तो एएमटी को इंट्रोड्यूस किया गया था ऐसी नॉन कंपनीज़ को टारगेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो एएमटी है ये एप्लीकेबल होता है नॉन कंपनीज़ के ऊपर, मींस कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉन कंपनीज़ में आपका इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है, या इसके अलावा कोई और पर्सन हो सकता है जो कि कंपनी नहीं होगा। तो ऐसी जो नॉन कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है बना लेती थी, बहुत सारी उनको इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन मिलती थी, एग्जम्पशन मिलती थी, इंसेंटिव्स मिलते थे, स्कीम्स मिलते थे। उनका बेनिफिट लेकर ये जो कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है अच्छा खासा कमा लेती थी, और जो गवर्नमेंट है उसको कम से कम टैक्स पे करती थी या फिर ज़ीरो टैक्स जो है वो पे करती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी एक बीच का रास्ता जो है निकाल लिया, ताकि ये जो नॉन कंपनीज़ हैं ये एक प्रॉफिट भी अर्न कर लें और कुछ ना कुछ टैक्स की जो फॉर्म में रिवेन्यू होती है गवर्नमेंट को वो भी मिल जाए। तो इसीलिए इस तरीके की जो नॉन कंपनीज़ थी जो कि ज़ीरो टैक्स पे करते थे या बहुत कम टैक्स पे करते थे, ऐसी डिडक्शन एग्जम्पशन इंसेंटिव्स का बेनिफिट लेकर, तो ऐसे पर्सनस के लिए जो है एएमटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप ये बोल सकते हैं एएमटी जो है पहले मैट इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स होता है, जो कि कंपनीज़ के केस में एप्लीकेबल होता था। तो वहाँ पर भी यही कंसेप्ट था, वो कंपनीज जो थी बेनिफिट ले लेती थी इंसेंटिव्स का, स्कीम्स का, और टैक्स जीरो पे करती थी। तो वो 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें कि मैट के केस में क्या एप्लीकेबिलिटी होती है, किस पर एप्लीकेबिलिटी होती है और कितना टैक्स वहाँ पे करना पड़ता है। तो उसके तरह ही जो है एएमटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया, और जो एएमटी को पर्पस था इंट्रोड्यूस करने का वो यही था कि जो नॉन कंपनीज़ हैं जो कि टैक्स नहीं पे करती हैं, एटलीस्ट उनको एक फ़िक्स परसेंटेज या मिनिमम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो फाइनेंस एक्ट 2011 के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 115 जेडी, और उस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करके उसके अंदर सारे ही प्रोविज़न बताए गए कि इसकी कैलकुलेशन वगैरह कैसे की जाएगी, तो ताकि ऐसी जो नॉन कंपनीज़ हैं उनसे कुछ ना कुछ टैक्स जो है वसूल कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया भी है, एएमटी जो है वो सिमिलर मैट की तरह ही है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि इनिशियली कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 115 जेडी सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, और फर्दर जो इसकी कैलकुलेशन थी कि एएमटी को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी जो कैलकुलेशन है वो बताई गई है सेक्शन 115 जे डबल ई के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रीज़न क्या था एएमटी को इंट्रोड्यूस करने का। तो रीज़न यही था कि जो नॉन कंपनीज थी जो वो बेनिफिट क्लेम कर लेती थी और टैक्स नहीं पे करती थी, उन कंपनी से कुछ ना कुछ टैक्स वसूल करना, तो उसका आप बोल सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव जो है गवर्नमेंट ने निकाल लिया, डिपार्टमेंट ने निकाल लिया कि उनसे कुछ टैक्स वसूल किया जाए इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स या एएमटी। तो चलिए कुछ और प्रोविज़न हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो एएमटी की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, एएमटी जो है एप्लीकेबल होता है नॉन कंपनीज़ के ऊपर, और वो भी ऐसी नॉन कंपनीज़ जो कि क्लेम करती हों बिलो डिडक्शंस। मींस अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और इन तीनों में से अगर कोई भी डिडक्शन आप क्लेम करते होंगे बिजनेस के अंदर, तो फिर आपके ऊपर एएमटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहली डिडक्शन है सेक्शन 80H से लेकर 80 RRB के अंदर जितनी भी डिडक्शन आपको मिलती हैं, यहाँ पर आप सेक्शन 80P को छोड़ देते हैं, सेक्शन 80P की एक्सेप्शन रखी गई है। तो इसके अलावा जो भी सेक्शन फॉल करेंगे 80H से 80 RRB के बीच में, वो सारे ही सेक्शन जो है यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं सेक्शन, इट इज़ प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज सच एज होटल बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स। तो देखिए ये जो डिडक्शंस थी, एग्जम्पशंस थी इन सेक्शन के अंदर प्रोवाइड की जाती थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बिजनेस होते थे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में, होटल या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन बिजनेसेस को जो है इस तरीके की जो डिडक्शन है वो प्रोवाइड की जाती थी, ताकि ऐसे जो स्मॉल बिजनेस हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको
बहुत सारी छूट प्रोवाइड कर देगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जो है लोगों को मिलना चाहिए। जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज जाएंगी वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके अपने जो काम धंधे हैं वो भी साथ साथ इसके साथ जो है वो डेवलप करेंगे। तो दूसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 35 AD। तो सेक्शन 35 AD के अंदर जो डिडक्शन मिलती है वो डिडक्शन मिलती है अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए उस प्रीवियस ईयर में, तो वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है दोस्तों उसकी जो डिडक्शन है वो सेक्शन 35 AD के अंदर मिल जाती है। इसी तरीके से सेक्शन 10AA के अंदर तो कुछ एंटरप्रेन्योर जो हैं ऑपरेट करते हैं SEZ के अंदर। तो SEZ का मतलब होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो देखिए यहाँ पर इनको जो बेनिफिट दिया जाता था वो ये बेनिफिट ये दिया जाता था कि जो भी वो प्रॉफिट और गेन अर्न करेंगे एक्सपोर्ट करके, तो वहाँ पर उनको जो भी पूरा प्रॉफिट होगा उनका, चाहे वो कोई फर्म हो इंडिविजुअल हो, उनको 100% जो प्रॉफिट है वो जो है टैक्सेबल नहीं होगा नेक्स्ट 5 ईयर तक। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ऐसे एंटरप्रेन्योर अपना काम शुरू करते हैं जो कि एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया के अंदर जो है फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, तो गवर्नमेंट का जो है फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा इससे। तो इसलिए ऐसे जो पर्सन्स थे इनको डिडक्शन दी जाती थी। यहाँ पर कंपनीज भी होती थी, फर्म भी होते थे, इंडिविजुअल भी होते थे, या आप बोल सकते हैं कंपनीज भी होती थी, या फिर नॉन कॉर्पोरेट पर्सन भी होते थे, जिनका पहले 5 साल में जो 100% प्रॉफिट था वो जो है टैक्स फ्री होता था, और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जो 50% प्रॉफिट था वो टैक्स फ्री होता था। तो ये बेनिफिट जो है दिए जाते थे। अगर आप भी एक ऐसे नॉन कंपनी हैं जो कि इस तरीके की डिडक्शन क्लेम करते हैं तो इस केस में AMT आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल जो होगा AMT वो केवल उसी केस में होगा जहां पर PGBP की इनकम होगी, मीन्स बिजनेस की इनकम होगी। आप एक इंडिविजुअल हैं, आप बिजनेस नहीं करते हैं, आपकी सैलरी से कोई इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम आपकी हो सकती है, कैपिटल गेंस इनकम हो सकती है, अदर सोर्सेज से हो सकती है, जैसे कोई FD वगैरह का ब्याज आपका आता हो, तो उस केस में AMT आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। AMT होने के लिए आपकी बिजनेस इनकम का होना ज़रूरी है, और ये जो पर्सन है इनकी जो ATI है, ATI का मतलब होता है एडजस्टेड टोटल इनकम, वो 20 लाख रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये ATI कैसे कैलकुलेट की जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम, ये भी मैं आगे आपको जो है बताऊंगा। तो अगर मैं AMT की एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो इसका जो क्रक्स निकल के आता है वो क्रक्स ये निकल के आता है, ये जो 4 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, चारों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं किसी पर्सन के ऊपर अदर देन कंपनीज, तो उस केस में AMT जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। पहला तो नॉन कंपनी होना चाहिए। तो नॉन कंपनी में मैंने आपको बता ही दिया, इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, AOP हो सकता है, BOI हो सकता है, AJP हो सकता है, या फिर इनके अलावा कोई और अदर पर्सन भी हो सकता है। और इन पर्सन की बिजनेस इनकम होना ज़रूरी है। एंड बिजनेस इनकम होने के साथ साथ इन्होंने इन सेक्शंस के अंदर सेक्शन 80H से लेके 80RRB, सेक्शन 35AD और सेक्शन 10AA, इन सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम की हो, और जो इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम है जिसको आप ATI बोलते हो वो एक साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो। इन पर्सन्स के लिए जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बट फॉर एनी अदर पर्सन देर इज़ नो इनकम लिमिट। तो इन पर्सन्स के अलावा जो मैंने आपको बताया है, ये इंडिविजुअल से लेके AJP तक, इनके अलावा अगर और भी कोई अदर पर्सन है तो उसके लिए कोई इनकम लिमिट नहीं देखी जाएगी। इनकम की जो लिमिट है केवल इन्हीं पर्सन के लिए देखी जाएगी। तो अगर ये 4 कंडीशन आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाती हैं, आप एक कंपनी नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट पर्सन है, तो उस केस में आपके ऊपर AMT जो है एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आपके ऊपर AMT एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि इस केस में जो टैक्स की कैलकुलेशन करनी है वो कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले तो जो भी आपके नॉर्मल प्रोविज़न इनकम टैक्स के आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं एक नॉन कंपनी के ऊपर, सपोज अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है, या तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। तो जो वहाँ पर टैक्स स्लैब दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड, आप क्या करेंगे, AMT के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो AMT के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको एडजस्टेड टोटल इनकम जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो जो भी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उसके ऊपर आप 18.5% का जो है टैक्स चार्ज कर लेंगे, प्लस उसमें 4% एजुकेशन सेस ऐड कर लेंगे, और अगर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर वहीं मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो ये जो 18.5% का रेट है वो 15% हो जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है जो कि अपनी इनकम डराइव करती है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो उस केस में फिर ये जो है रेट 9% रह जाता है। तो इस तरीके से देखिए जो रेट रहता है AMT का, आप मान के चलिए वो 18.5% रहने वाला है।
और जो नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया होगा वो ले लेंगे। इन दोनों में से जो भी हाइयर टैक्स होगा वो आपको जो है पे करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से जो हाइयर होगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी मान ली जाएगी। तो देखिए अब ATI की कैलकुलेशन कैसे करनी है, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालनी है आपको, क्योंकि AMT का जो रेट है वो 18.5% है और वो एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर लगता है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए सबसे पहले तो आपको क्या लेना है, जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम थी एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो ले लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो 30 लाख रुपीज़ थी। अब आप इसमें ये जो डिडक्शन और एग्जेम्पशन मैंने आपको बताई हैं वो आप ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 80H से लेके 80 RRB तक आपने कोई भी डिडक्शन जो क्लेम की होगी वो इसमें ऐड बैक कर देंगे आप। जैसे 2 लाख रुपीज़ मैंने मान लिया है। इसी तरीके से 35 AD के अंदर अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम की है सपोज 3 लाख रुपीज़ की, तो वो मैंने यहाँ ऐड बैक कर दी है। इसी तरीके से अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम की है सेक्शन 10AA के अंदर, तो वो भी मैंने एज्यूम कर ली है 1 लाख रुपीज़, तो वो भी ऐड बैक कर देंगे। तो इस तरीके से जब ये तीनों ही डिडक्शन एग्जम्पशन आप ऐड बैक कर देंगे तो आपका जो ये टैक्सेबल इनकम थी 30 लाख वो बढ़कर अब हो जाएगी 36 लाख रुपीज़। तो ये जो 36 लाख रुपीज़ है इसी को आप बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। तो अब इसके ऊपर आपको क्या देना है, 18.5 का रेट लगा देना है टैक्स का, जो हो जाता है 6,66,000 रुपीज़। 4% आप इसमें एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपका जो टोटल ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आएगा वो आएगा 6,92,640। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी जो है इसमें मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पर एक मिस्टर सिंह है, उनकी जो टैक्सेबल बिजनेस इनकम है 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं मान के चल रहा हूँ वो है 40 लाख रुपीज़ एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब जो टैक्सेबल इनकम है वो कंप्यूटेड की गई है आफ्टर डिडक्शन ऑफ 15 लाख अंडर सेक्शन 80 QQB। तो मैंने आपको बताया था जो भी डिडक्शन आपकी फॉल होगी सेक्शन 80H से लेके 80 RRB के बीच में वो आपको यहाँ ऐड बैक कर देनी है। तो 80 QQB की जो डिडक्शन है वो फॉल करती है तो ये आपकी ऐड बैक हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था आपकी जो टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो हायर ऑफ 2 रहेगी। तो देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि आपकी टैक्स लायबिलिटी हायर ऑफ 2 रहेगी। पहले तो आपको इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। उसके बाद AMT में आप 18.5% जो है टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो सेकंड ये हो जाएगी। इन दोनों में से जो भी हाइयर होगी वो आपको लेनी है। तो चलिए अब हम अपने एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरी एज पर इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरी यहाँ पर टैक्सेबल इनकम जो है वो 40 लाख रुपीज़ है। अब मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ ये जो मिस्टर सिंह है इन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट किया है, जहाँ पर 2.5 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख 5% हो जाता है, 5 से 10 20% हो जाता है और 10 से अबव जो है वो 30% हो जाता है। तो उस तरीके से जब ये टैक्स कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो ये आ जाता है 10,12,500, 4% एजुकेशन सेस। तो इस तरीके से इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग की जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई है वो आ गई है 10,53,000। तो ये पहले टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अब जो है इनका AMT कैलकुलेट किया जाएगा, मींस अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम थी इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो आपको ले लेनी है, वो है 40 लाख रुपीज़। प्लस जो भी आपने डिडक्शन क्लेम की है वो इसके अंदर ऐड बैक हो जाएगी। तो सेक्शन 80 QQB के अंदर जो डिडक्शन क्लेम की है 15 लाख रुपीज़ की वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पर आ जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम 55 लाख रुपीज़। तो देखिए अब इस 55 लाख रुपीज़ के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको 18.5% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, जो कि बनता है 10,17,500। 4% एजुकेशन सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी जो आई है वो आई है 10,58,200 रुपीज़। तो अब इस केस में देखिए जो मिस्टर सिंह हैं उनको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 10,53,000 पे नहीं करना पड़ेगा। उनको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो AMT पे करना पड़ेगा, मींस ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जो भी इन दोनों में से हाइयर होगा वो पे करना पड़ेगा। तो मेरा जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो हाइयर है, तो 10,58,200 जो है मिस्टर सिंह को टैक्स पे करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको AMT का क्रेडिट भी मिल जाता है, मींस जब आपका AMT हाइयर होगा, आपकी जो नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजंस की टैक्स लायबिलिटी है उससे हाइयर होगा, तो उतने जो अमाउंट है उसका आपको जो है नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर तक आपको उसका टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा, या आप बोल सकते हैं AMT क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी AMT थी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स था वो था 10,58,200। इसमें से जो आपकी नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी थी वो थी 10,53,000। तो इस तरीके से 5,200 का आपने एक्स्ट्रा AMT जो है पे कर दिया, जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं
15 असेसमेंट ईयर तक। तो अगले 15 असेसमेंट ईयर तक आपको जो है इसका बेनिफिट मिल जाएगा। मींस जिस ईयर में आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा होगी उस टैक्स लायबिलिटी से ये जो आपने एक्स्ट्रा EMT पे की है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने डिटेल में एक एग्जांपल के साथ बताया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था मैट के ऊपर एक मैंने वीडियो ऑलरेडी डिटेल में बनाया हुआ है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, जो कि कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ पर एक डिटेल में मैंने पूरी कैलकुलेशन को समझाया है कि ये आप 15 असेसमेंट ईयर तक कैसे इसको जो है सेट ऑफ करा सकते हैं। तो वो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको और ज़्यादा आइडिया जो है लग जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को लेकर, जिसको आप EMT भी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।